नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है सुनील स्टडी सेंटर में। आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं क्लास 10वीं के फिजिक्स का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड प्रश्न है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना हो जाएगी? 0.5 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 जो है कहता है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है जिससे चालक को गाड़ी चलाने में सुविधा होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो इसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। यहाँ पर ध्यान देंगे, कहता है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो इसकी प्रकृति की प्रतिबिंब कैसी होगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कि इसकी प्रकृति का प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा, क्योंकि जो वस्तु रखा गया उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, कहता है प्रश्न संख्या 5 में किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। यहाँ पर ध्यान देंगे, हमेशा लिखा हुआ है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है तो किसी उत्तल लेंस की बात किया जाए तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा, धनात्मक। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 कहता है किस दर्पण का उपयोग, ध्यान देंगे यहाँ पर, किस दर्पण का उपयोग किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पथ दृश्य देखने में किया जाता है। यानी पीछे का दृश्य, किस दर्पण का उपयोग पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है जो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में लगा हुआ रहता है। प्रश्न के साथ है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पर देखें क्वेश्चन अधूरा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? प्रश्न यहाँ पर धनात्मक होना चाहिए था। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। इसके बाद आगे प्रश्न चलेंगे। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में है नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखा गया बीम की दूरी ली जाती है। इसका आंसर हो जाएगा नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखा गया किसी भी प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। क्या ली जाती है? ऋणात्मक। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है। 9 कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो आवर्धन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या? आवर्धन मात्रक विहीन होता है। आवर्धन क्या होता है? मात्रक विहीन होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 कहता है, 10 में यहाँ पर ध्यान देंगे, कहता है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक
धनात्मक होती है, निम्न से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ध्यान देंगे यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। इसके बाद आगे प्रश्न संख्या 12 में, प्रश्न संख्या 12 में कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज यानी प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण क्या हो जाएगा? तो आपतन कोण 40 डिग्री और 30 डिग्री को ऐड कर देंगे। 40 डिग्री और 30 डिग्री को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगी? 70 डिग्री हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 कहता है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर होगा एक डायोप्टर यानी 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में प्लस 100 सेंटीमीटर, धनात्मक हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न संख्या आगे चलता है, कहता है निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होती है? निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होती है। इसके बाद आगे प्रश्न चलेंगे, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? पानी में, ध्यान देंगे यहाँ पर कहता है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, कम होती है। इसके बाद कहता है प्रश्न संख्या 16 में कहता है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता 32 सेंटीमीटर है? उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, प्लस 16 सेंटीमीटर धनात्मक हो जाएगी। आगे प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 में कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और आपतन लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दंत विशेषज्ञ यानी दांत के डॉक्टरों के द्वारा किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? यहाँ पर ध्यान देंगे, दांत के डॉक्टरों के द्वारा किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपतल दर्पण। आपतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है मरीज के दांत, नाक, कान इत्यादि जांच करने के लिए। आगे चलेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। इसके बाद आगे प्रश्न चलेंगे, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में कहता है कि यदि किसी बिंब की प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की आकृति वास्तविक और उल्टा हो जाएगी। क्या है? वास्तविक और उल्टा। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 कहता है किसी शब्दकोश के किस लिखा हुआ है? किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कहता है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यहाँ पर ध्यान देंगे, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आगे प्रश्न है, एक प्रयोग में आपतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है
दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो प्रयोगकर्ता की मापने की जरूरत कितना हो जाएगी? तो दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी क्या मापने की जरूरत? दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी मापने की ज़रूरत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 है, आपतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आपतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। आंसर क्या हो जाएगा? आधी होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 है। प्रश्न संख्या 24, तेईस, 24, 25 यहाँ पर प्रश्न के एक प्रश्न छूट चुका है। प्रश्न संख्या 25 है, कहता है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा? तो दर्पण क्या होगा? दर्पण समतल दर्पण हो जाएगा। दर्पण कौन सा हो जाएगा? समतल दर्पण हो जाएगा। इसके बाद आगे बात किया जाए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जो प्रश्न संख्या 26 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या लेंस में 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ध्यान देंगे इसमें, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके बाद आगे प्रश्न चलेंगे, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर प्रश्न करता है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो अवतल होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। इसके बाद आगे प्रश्न संख्या 28 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, यहाँ पर ध्यान दें, कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। किस रेखा में? सीधी रेखा में। इसके बाद आगे चलेंगे, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। 30 में चलेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम। आगे चलेंगे, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, ध्यान देंगे यहाँ पर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में आपतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? आपतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद चलेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ध्यान देंगे, यहाँ पर कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, काल्पनिक एवं सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक एवं सीधा होता है। प्रश्न संख्या 33 कहता है, 33 में है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आंसर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 34 है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, अथवा गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा फोकस दूरी F बराबर R/2। आंसर क्या हो जाएंगे? F बराबर R/2 हो जाएगा। आंसर F बराबर R/2 हो जाएगा। इसके बाद आगे प्रश्न चलते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के। प्रश्न संख्या अगला है 35 में, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, किसी बीम का ध्यान देंगे पर किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखा जाता है। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 37 कहता है,
एक आपतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो इसकी वक्रता त्रिज्या इससे आधा हो जाएगी, यानी ए आर बराबर F/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इसका प्रश्न संख्या 38 चलेंगे। कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होता है सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 के बाद 39 चलते हैं। आपतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आपतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। क्या होता है? V/U होता है। इसका प्रश्न संख्या 40 में है। प्रश्न संख्या 40 कहता है कि सरल भूपट्टी में किसका उपयोग होता है? तो सरल भूपट्टी में आपतल लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? आपतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आगे प्रश्न चलेंगे। प्रश्न संख्या 41 कहता है किसी बीम का आपतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति होना चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है 42। यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस होना चाहिए था। एक उत्तल लेंस होता है कैसा? तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसके बाद आगे चलेंगे। 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? अगला प्रश्न है कि 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण, ध्यान देंगे यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड प्रश्न है। कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे आप पर ध्यान देंगे, यहाँ से ये हो गया, इसके बाद यहाँ से ये जो होता है ये बीच में अभिलंब हो गया और इसके बीच में जो कोण बनाया जाता है, ये जो कोण बनता है इसे क्या कहते हैं? परिवर्तन कोण कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा? परिवर्तन कोण कहलाता है। इसके बाद आगे प्रश्न चलेंगे। कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो आंसर होगा आपतल दर्पण। आपतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा बनता है। इसका प्रश्न संख्या 47 है। प्रश्न संख्या 47 कहता है कि दूर डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? दूर डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। इसका प्रश्न संख्या 48 कहता है। प्रश्न संख्या 48 है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो F/R/2 यानी फोकस दूरी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न 49 में आपतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? आपतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा F, फोकस पर से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस पर से, F पर से गुजरेगी। इसके बाद प्रश्न संख्या 50 कहता है कि अगर किसी आपतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या R हो, अगर किसी आपतल दर्पण की फोकस दूरी I तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो F बराबर सूत्र हो जाएगा R/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगी। इसके बाद प्रश्न संख्या चलेंगे। प्रश्न 85 प्रश्न का अध्ययन किए। तो आज हमने 1 से लेकर के 50 प्रश्नों का अध्ययन किए जो क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट था। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।